Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the collision theory for the bimolecular reactions. आपकी जो कोलिजन थ्योरी है, सिंपल कोलिजन थ्योरी, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स भी थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। उनको एक बारी ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर पाए हमारे आज के पार्ट के ऊपर। सो द मेन बेसिक पॉइंट्स फॉर द कोलिजन थ्योरी आर means for the reaction to takes place there must be the collision between the reactant molecules means reactant molecules जैसे आपको इस कंटेनर में दिख रहे हैं, इनके बीच में कोलिजन होने जरूरी है। लेकिन कोलिजन हो तो कैसे हो, what type of collision should be present between these different type of the reactant molecules? These collision must be the effective collisions. What do you mean by the term effective collision? Effective collision means the collision during which the reactant can be converted into the products. ऐसे कोलिजन जिनके होने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे कोलिजन्स को आप कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। लेकिन ये इफेक्टिव कोलिजन हो कैसे? तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। For effective collision to take place, the molecule must have the following requirements. The first requirement is the molecule must have the reactant molecule must have the threshold energy. Threshold energy means जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, there is the energy of the reactant. देखो जैसे ये energy of reactant है, देखो इतनी, that is the energy of the reactant. Or some extra energy is required from the outside to cross over that energy barrier. That extra energy is called as the activation energy for the forward direction. Activation energy for the forward direction. And the sum of these two energy, that is the energy of the reactant and the activation energy for the forward direction, that is called as the threshold energy. Means इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास जरूर होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर पाए और वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, आपके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट के अंदर. सो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव द थ्रेशोल्ड एनर्जी टू कॉज द इफेक्टिव कोलिजन्स. सेकंड पॉइंट क्या है इसके बाद? सेकंड पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है. मींस हेड टू हेड कोलिजन होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में उनके बीच कोलिजन तो हो, लेकिन कोलिजन होने से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए, तो वो आपके इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास फुल एनर्जी है लेकिन वो एक दूसरे को बाईपास कर गए, आपस में एक दूसरे के साइड बाय साइड निकलते जा रहे हैं इधर उधर, वो आमने सामने का उनके बीच कोलिजन नहीं हुआ, हेड टू हेड कोलिजन नहीं हुआ, तो इट मींस उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था. तो proper orientation must be there for the effective collision. तो मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ उनके बीच में कोलिजन हो, तभी वो कोलिजन कहलाते हैं आपके इफेक्टिव कोलिजन्स. और जब इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो फिर क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होने से आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव एनर्जी लेस देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, there occurs no effective collision, no product will be formed. So the reactant molecule required some extra amount of energy from the outside in the form of the activation energy to cause the effective collision. तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम बाहर से लेते हैं उसे आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की रफ्तार क्या है, रिएक्शन स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, या रिएक्शन चली ही नहीं, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर कि इफेक्टिव कोलिजन स्लो स्लो हो रहे हैं या एकदम फास्ट हो रहे हैं या कम समय में ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो गए, वही बताएगा अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. मींस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बोलो किस टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? द इफेक्टिव नंबर ऑफ द कोलिजन विच टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात के ऊपर डिपेंड किया? जैसे अभी आपको बताया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम that are occurring between the reactant molecules. तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है. सो दीज आर द बेसिक पोस्टुलेट्स अबाउट द सिंपल कोलिजन थ्योरी. और ये जो सिंपल कोलिजन थ्योरी है, ये आपने जो गैसीय स्टेट का आपका एक चैप्टर था, तो उस गैसीय स्टेट के चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा था? आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपने पढ़े थे वहां पे. वो बेसिक पॉइंट किस चीज के बारे में थे? आपके एक थ्योरी थी जिसके अंदर आपको क्या बताया गया था? आपको ये कहा गया था कि जो कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो जैसे अभी आपको यहाँ पे इस कंटेनर में देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो इस कंटेनर में द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग randomly in different directions.
एंड दीज डिफरेंट डायरेक्शन में जब वो मूव करते हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कर रहे हैं। वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करने से कोई इफेक्टिव वर्क नहीं हुआ। व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दैट इज द इफेक्टिव वर्क। वो इफेक्टिव वर्क है, वो इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं, बट दे हैव, इफ दे हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब उनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो मीन्स यहाँ पे वो जो आपके बेसिक पॉइंट्स बताए गए थे, जिनको हमने अप्लाई भी किया था आपके आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस को पढ़ते वक्त भी हमने उन पॉइंट्स को क्या किया था, वहां पे डिस्कस किया गया था। आपको ध्यान होगा कि वो जो थ्योरी थी उसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सी थ्योरी थी वो आपकी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये सारी बातें बताई गई थी कि कोई कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, दे आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। ज्यादा गैप होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, देखो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा तो इन पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई नहीं कर लिया, देयर इज ए लार्ज स्पेसिंग बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स। तो मीन्स द वॉल्यूम, the actual volume of the gaseous particle is almost negligible as compared to the volume occupied by the container। जो गैसियस पार्टिकल है वो तो पूरे कंटेनर को ही ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद जो कोलिजन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके गैसियस पार्टिकल्स के? वो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी होते हैं, वो इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन कौन से? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ही कोलाइड करें, विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ करें। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो हमारा पॉइंट नंबर यहाँ पे 5 था। इन सारी बातों को यूज करते हुए अब हम चलते हैं अपनी कोलिजन थ्योरी के ऊपर। कौन सी? कोलिजन थ्योरी फॉर द बाइमोलिकुलर रिएक्शन। वो भी बाइमोलिकुलर रिएक्शन कब? जब दोनों मोलिक्यूल आपके बिल्कुल सेम हो। सबसे पहले हम उनको देखेंगे, फिर डिफरेंट मोलिक्यूल्स होंगे उनको भी हम देखेंगे। तो अजम्पशंस क्या हैं आपकी? जो सिंपल कोलिजन थ्योरी है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, देयर आर सम अजम्पशन फॉर दैट थ्योरी। अजम्पशन नंबर 1 इज द मोलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज द हार्ड स्फीयर। वो पार्टिकल्स स्फेरिकल इन शेप हैं, आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। तो किस टाइप से जो मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कैसे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर करे। लेकिन सारे पार्टिकल्स हमने कैसे शो कर रखे हैं? इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड स्फीयर्स। सो मोलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज द हार्ड स्फीयर्स। पॉइंट नंबर सेकंड अजम्पशन क्या है? मोलिक्यूल शुड बी स्मॉल वन। जो मोलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, जो मोलिक्यूल है वो स्मॉल साइज के, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। थर्ड पॉइंट जो हम बताएं उससे पहले हम ये बता दें कि स्मॉल साइज के ही क्यों? स्मॉल साइज के इसलिए क्योंकि अगर लार्ज साइज के जो मोलिक्यूल होते हैं, तो लार्ज साइज मोलिक्यूल आर नॉट कंप्रेसिबल वन। और जो थर्ड पॉइंट नेक्स्ट क्या आ गया कि मोलिक्यूल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग। मोलिक्यूल आपके नॉन इंटरेक्टिंग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। मीन्स दे विल ओनली इन्फ्लुएंस वन अनदर एट द टाइम ऑफ द कोलिजन। वो सिर्फ कोलिजन के दौरान ही एक दूसरे को क्या करें? इफेक्ट करें। तो ये इनका नेचर होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस फॉर द सिंपल कोलिजन थ्योरी फॉर द बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी बायोमोलिकुलर कोलिजन्स आर अलाउड, नॉट द टर्नरी कोलिजन्स। क्योंकि टर्नरी कोलिजन्स को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इग्नोर्ड कर दिया गया है, क्योंकि आपके जो डेरिवेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे बाइनरी कोलिजन्स को ही स्टडी करेंगे, मींस बायोमोलिकुलर कोलिजन्स होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिंपल कोलिजन जो थ्योरी है वो हम स्टडी करेंगे बिटवीन द सेम मोलिक्यूल। जब सेम मोलिक्यूल्स के बीच वो चलती है। सेम मोलिक्यूल मींस आपके पास जैसे A प्लस ए हमने लिखा, देखो यहाँ पे मींस A एंड A बोथ आर द सेम। तो व्हेन द कोलिजन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द सेम मोलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हम इसी चीज को स्टडी करेंगे। तो मींस A रिएक्ट विद A टू गिव राइज टू द प्रोडक्ट, और उन्होंने क्या दे दिया? सिंपल प्रोडक्ट दिया। वो सिंपल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और दे साइमल्टेनियसली बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिंपल कोलिजन थ्योरी। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करती है? अभी हमने पीछे पढ़ा भी था पॉइंट नंबर 5, जो बेसिक पोस्टुलेट्स थे उसके अंदर, कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव नंबर ऑफ द कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट के बीच हो रहे हैं। फर्दर जो हर एक जो कोलिजन है वो दो मॉलिक्यूल के, देखो कम से कम दो मॉलिक्यूल तो चाहिए। अकेला मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहा है मींस वो किसके साथ कोलिजन करेगा? कोलिजन होने के लिए देयर मस्ट बी द नेसेसिटी ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, और दो मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे लेंगे वो सेम होंगे। ए सेकंड वन भी ए और ए के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। उसी को बायोमोलिकुलर कोलिजन्स कहते हैं। मींस ईच कोलिजन इन्वॉल्व्स द टू मॉलिक्यूल्स। इसी बेसिस के ऊपर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा? बिकॉज द टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन ईच ऑफ द कोलिजन,
मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, मींस कोलिजन नंबर से। हमने पीछे आपको डेफिनेशन बताई थी कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। कोलिजन नंबर मींस एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड में टोटल कितने करेगा कोलिजन, वो कहलाता है उसका कोलिजन नंबर। उसे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। और साथ में जो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए, इट मींस हमने बाई मोलिकुलर कोलिजन स्टडी कर रहे हैं, और वो भी इन बिटवीन द सेम मोलिक्यूल, दोनों ए ही है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कोलिजन नंबर हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन्स विद सफिशिएंट एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। मींस वो कितने मॉलिक्यूल हैं जिनके पास वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्योंकि जिनके पास वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है वही मॉलिक्यूल तो आपस में कोलाइड करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। और वो कितने हैं कोलिजन, वो कोलिजन नंबर हो गया। और हर एक कोलिजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होगी, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे इनके कुछ फार्मूले हैं, कोलिजन नंबर का अपना फार्मूला, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर गिवन बाय R is equal to dx by dt. That is the basic definition of the rate of reaction, means the change in the concentration. D means change, x means the molar concentration of the reactant of the products. तो reactant की concentration में change आएगा with the passage of the time, means divided by dt. तो with the change of time, the change in concentration takes place, that called as the rate of the reaction. Faster the change, जितना ज्यादा अब्रप्ट चेंज होगा, फास्टर चेंज होगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ द टाइम, फास्टर विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। इट इज फर्दर गिवन बाय, जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा था 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो जो इतना फैक्टर हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 multiplied by square root of pi d square n square v. So that is the formula of collision number. ये collision number का फार्मूला है जो गैसीय स्टेट की जो आपकी यूनिट है उसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कंप्लीट। वहां पे डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस के अंदर, तो वहां पे डेरिवेशन भी डिराइव करके आपको बताए जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, that is represented by e raised to the power, means e means exponential term, e raised to the power minus में ea upon rt. So that is the complete relation for the rate of the reaction for the bimolecular reaction which are going to occur in between the same molecules. अब फर्दर देखो इसमें हम क्या क्या बताएंगे, आपको ये बताएंगे जो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या क्या है। तो n क्या है, द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द रिएक्टेंट्स। v क्या है यहाँ पे, v इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल। उसके बाद इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT बाय पाई m। k क्या है यहाँ पे, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन आप लेंगे। फर्दर आप इसको लिखना चाहें तो 8 जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, k इज इक्वल टू r बाय n। तो देखो k की जगह हमने बोलो क्या लिख दिया यहाँ पे, r बाय n हमने लिख दिया यहाँ पे। फर्दर जैसे हमने यहाँ पे r बाई n लिखा, तो यहाँ पे देखो 8RT बाय पाई m हमने क्यों लिखा, देखो कैपिटल M लिख दिया, देखो n कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू द m मींस मोलर मास। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है मोल कॉन्सेप्ट की वो आप जानते हैं कि इफ द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, देखो आपको बताएं, इफ द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, इफ द मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज स्मॉल m है, तो मास ऑफ दी n मोलिक्यूल्स, n कौन है यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर मींस 6.02 into 10⁻23 अगर मोलिक्यूल्स आपके पास, तो उनका मास कितना होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n। तो जो 6.023 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स का जो मास होता है, जो m मल्टीप्लाइड बाय n आ गया, इसी को तो आप मोलर मास कहते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि 1 मोल इज दैट क्वांटिटी, 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास एंड इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स हाउ मच मोलिक्यूल्स, आपके 6.023 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे जो हमने कैपिटल M लिखा, तो n क्या था यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर, m क्या था, मास ऑफ दी वन मोलिक्यूल। तो m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N इज हियर द मोलर मास। देखो ये मोलर मास आ गया यहाँ पे। सो दैट इज द बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। तो इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखा करें। तो ये रिलेशन है, इंटरचेंज है, किसी के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई। कैसे, देखो ये वन एटम, ये सेकंड एटम, इन दोनों के बीच में देखो जो इनका सेंटर है, देखो ये सेंटर, ये सेकंड सेंटर, इनके बीच का देखो जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई। सो दैट इज द डी। इसको स्मॉल डी से आपने रिप्रेजेंट किया, या आप कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ द
टू रेडियाई ऑफ द टू मोलिक्यूल्स। इनका देखो वन का रेडियस देखो इतना r आ गया रेडियस, सेकंड का रेडियस भी r ही होगा बिकॉज बोथ आर सेम। दोनों आपके होमो देखो ये भी a है तो सेकंड वन भी देखो a ही है, तो r दोनों में r ही होगा, मींस 2r, d की वैल्यू क्या होगी 2r, या आप कह सकते हैं दैट इज द डायमीटर, क्योंकि ये 2r हो गया, r दोनों की सेम है, तो आप सिंपली d को कह सकते हैं दैट इज द डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल इफ बोथ एटम्स आर ऑफ सेम साइज। क्योंकि हमने दोनों a ही ले रखे हैं, बोथ आर a, तो इसीलिए सेम मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो आप इसे डायमीटर भी कह सकते हैं। फर्दर जो रेट ऑफ रिएक्शन r इज इक्वल टू dx बाय dt, जैसे हमने देखो ये ऊपर लिखा था यहाँ पे dx बाय बोलो क्या है r इज इक्वल टू dx बाय dt, इट इज फर्दर गिवन बाय बोलो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, देखो सेम रिलेशन देखो जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, सिर्फ हमने क्या किया देखो ये जो v था, v क्या था यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह देखो ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी, बोलो क्या 8 kT बाय पाई m, 8 kT बाय पाई m, ये वैल्यू सिर्फ हमने पुट की है ऊपर वाले रिलेशन के अंदर। रिमेनिंग फैक्टर देखो ये आपका सेम रहा, जो आपके कोलिजन जो नंबर का फार्मूला था, इस कोलिजन नंबर के फार्मूले में सिर्फ v की जगह एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने फार्मूला वैल्यू पुट की 8 की kT बाय पाई m का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर आपका सेम रहा, एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज़ टू द पावर माइनस में e अपॉन RT, इतना ही हमने चेंज किया। उसके बाद देखो हम फर्दर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, बड़े सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से देखें, देखो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ध्यान से देखना आप। उसके बाद अगर देखो ये जो पाई है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, देखो ये जो पाई आपको दिख रहा है, अगर पाई को हम अंदर ले जाएं तो बोलो क्या आ जाएगा इसके रूट के अंदर, तो दैट बिकम्स द पाई स्क्वायर। क्योंकि इसको अगर हम बाहर लेके जाएं दोबारा पाई बन जाएगा, तो इट मींस अगर हम पाई को यहाँ से देखो मैं हटा दूं अंदर ले जाऊं तो पाई स्क्वायर बन गया। ऐसे ही जो 8 है, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट के अंदर देखो ऊपर में लिख के दिखाऊं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक ही बात है, और इक्वल टू 2 सच रह जाए 4 का, बोलो क्या बन जाएगा 2√2। तो अगर मैं 8 को, जो 8 अंदर है देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊं तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाहर जाके 2√2, देखो ऐसे 2√2, देखो बाहर लेके गए हम मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जगह नहीं है इसलिए हमने देखो यहाँ पे ऊपर लिख दिया। क्लियर हो गया, तो देखो मैंने 8 को भी यहाँ से हटा दिया। क्लियर हो गया इतना। अब ये बाहर गया तो बोलो क्या बन गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, देखो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट, बोलो क्या होता है 2, देखो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 2 साथ में 2 2 जा 4, तो बाहर जो इतना सारा फैक्टर है बोलो वहां पे सिर्फ क्या बच गया, दैट इज 4 आ गया यहाँ पे। और अंदर देखो, अंदर जो पाई था, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो नीचे पाई रहा नहीं, ऊपर पाई आ गया, तो अंदर क्या रह गया पाई kT बाय m, पाई kT बाय m, बाहर क्या रह गया, बाहर रह गया 4, और आगे d स्क्वायर और क्या है n स्क्वायर। अब देखें आगे हम क्या लिखते हैं, हमने वही लिखा देखो, एक तो 4 d स्क्वायर h ये n स्क्वायर, और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ पाई kT बाय m, सो दैट इज द रिलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी यहाँ पे, आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहे। देखो अब हम इनको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ द रिलेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन multiplied by same factor, that is the e raised to the power minus में e upon RT, that is the equation number 1, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देंगे। फर्दर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज गिवन बाय dx by dt, इट इज ऑल्सो गिवन बाय, आपने पढ़ा था रेट लॉ की डेफिनेशन, जो आपकी रिएक्शन चल रही है यहाँ पे देखो बिल्कुल जो ऊपर हमने लिखी है, देखो ये रिएक्शन a plus a give rise to product according to the rate law, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ बोलो आप क्या लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द बोलो क्या रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। अगर दोनों अलग अलग होते तो A और B लिखते, सेम है तो ऐसा लिख दिया। अब इस आगे कांस्टेंट का कोई साइन लगा देंगे, K इज ए रेट कांस्टेंट, और A रेज टू द पावर बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2, या अलग अलग लिखना चाहें तो A मैंने लिख ही रखा है। अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, उसको n से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय इज इक्वल टू K, देखो जो हमने ऊपर लिखा था इसको K डैश से रिप्रेजेंट किया, दैट इज द रेट कांस्टेंट, और ये जो हमने लिखा था A1 a रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे हमने n और n से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ द मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So the rate of reaction is also given by K dash n multiplied by n. N are the number of the moles of the reactant which are going to involved in the effective collisions.
तो क्या बन गया k डैश n का स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 r बोलो किसके इक्वल है, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर देखो 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये रिलेशन देखो। अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें तो आपको क्या देखने को मिला, देखो अगर दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो देखो n स्क्वायर तो कॉमन हो गया, n स्क्वायर से देखो n स्क्वायर कट गया, तो फिर क्या बच गया, मींस जो रिमेनिंग फैक्टर है, क्योंकि ये भी r के इक्वल है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 भी r के इक्वल है, तो मीन्स n और n स्क्वायर, तो देखो n स्क्वायर तो कॉमन थे, तो बचा हुआ फैक्टर क्या है, दैट इज k डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, k डैश किसके इक्वल है, ऊपर इक्वेशन 1 में से सिर्फ n स्क्वायर को हटा दें आप, तो जो रिमेनिंग रिलेशन है क्या बच गया, वो 4d स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई kt बाय m मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन rt, सो दैट इज द रिलेशन व्हिच we obtain after correlating, after comparing the equation 1 and the 2, equation 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो ये रिलेशन हमें मिल गया अबाउट द k डैश। अब जो रिलेशन अभी अभी जो हमें मिला ये किस में है बोलो, सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड की फॉर्म में ये हमें मिला। इसी चीज को देखो अगर हम दोबारा लिख दें, k डैश इज इक्वल टू 4d स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई kt बाय m मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन rt पर cc पर मोलिक्यूल पर सेकंड, दैट इज द इक्वेशन जो अभी अभी हमने ऑब्टेन की थी, जो हमने पीछे लिखी थी। अब हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, वो मॉडिफिकेशन बोलो किस फॉर्म में, जो हमने पीछे आपको सिखाया था कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसको आप क्या लिख सकते हैं, हम कुछ उसको इस टाइप से लिखेंगे, या उससे पहले अगर हम ये कहें कि इसको कन्वर्ट कर दें, पर मोलिक्यूल है, अगर हम इसको पर मोल देखें, पर मोल मींस 6.023 into 10 power 23 मोलिक्यूल्स होते तो क्या होता, फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती, तो मल्टीप्लाइड बाय ऑन बोथ द साइड बाय कैपिटल N हियर इज द एवोगैड्रोस नंबर, तो n मल्टीप्लाइड बाय k डैश इज इक्वल टू n, देखो n से मल्टीप्लाई किया आपने दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लाइड बाय द सेम थिंग, और ये आपके आ गए सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 6.023 into 10 power 23, दैट इज कैपिटल N, दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर से। तो एवोगैड्रोस नंबर जितने मोलिक्यूल हो तो उसे हम मोल कहते हैं, तो इसलिए हमने लिखा सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। अगर फर्दर हम इसमें चेंज करें तो कोई ये जो न्यू कांस्टेंट यहाँ पे बन गया कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय k डैश, दैट इज ए न्यू कांस्टेंट, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया k से, तो k इज इक्वल टू कैपिटल N 4d स्क्वायर पाई kt डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन rt, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड, सिर्फ इतना हमने चेंज किया है यहाँ पे, n मल्टीप्लाइड बाय k डैश को हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो रिलेशन हमारे पास ऊपर आ गए हैं, जो सबसे ऊपर वाला रिलेशन था जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, सेंटीमीटर पर मोलिक्यूल पर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड, इक्वेशन नंबर 3, उसको अब हम कंपेयर करेंगे विद द अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या थी आपकी, k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन rt। देखो इन दोनों को आप कंपेयर करें, कंपेयर करने से आपको क्या मिला, कंपेयर करने से आपको ये दिखा कि ऊपर वाले रिलेशन में भी e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन rt है, यहाँ पे भी e अपॉन, बोलो क्या है, e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन rt है इस रिलेशन के अंदर भी। तो इट मींस फिर डिफरेंस क्या रहा दोनों में, अगर कंपेयर कर दे तो डिफरेंस ये रहा कि जो ये a बच गया, यहाँ पे a बच गया, जो आपका यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यहाँ पे जो प्री एक्सपोनेंशियल टर्म होती है आपकी अरेनियस इक्वेशन के अंदर कैपिटल A, ये किसके इक्वल है, जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर कौन है, तो ये रहा 4d स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई kt बाय m, तो वही हमने लिख दिया कि जो प्री एक्सपोनेंशियल टर्म है जो कैपिटल A है, इट इज इक्वल टू 4d स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई kt बाय m सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड। अब हम क्या करें इसमें चेंज, इसको फर्दर देखो हमने क्या लिखा, k की वैल्यू हमने पुट की, k की जगह बोलो क्या लिख दिया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट r बाय n, देखो कैपिटल R डिवाइड बाय n, n हियर इज द एवोगैड्रोस नंबर, और ये जो n मल्टीप्लाइड बाय m है, जैसे अभी आपको बताया था, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n द एवोगैड्रोस नंबर, सो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ दीज m एंड n इज द मोलर मास, तो देखो हमने यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया, ये मोलर मास आ गया आपका। सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशंस, ये डिफरेंट रिलेशंस आपके आए, हमने कंपैरिजन भी किया, जो रेट कांस्टेंट का जो आपका रिलेशन निकला फॉर द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस व्हेन द बोथ मॉलिक्यूल आर द सेम, ए और ए दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया था इस बायो सिंपल कोलिजन थ्योरी को ड्यूरिंग द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस, क्योंकि सिंपल कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन भी है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, नॉट द आपकी मोनोमोलिक्यूलर रिएक्शन। एक्सेप्शन है कि अगर हम लिंडमान्स हाइपोथेसिस अप्लाई कर दें तभी हम मोनोमोलिकुलर रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज द सिंपल कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। जितना भी अभी तक हमने ये सारा काम किया, ये तब किया जब दोनों मोलिक्यूल्स हमारे क्या थे, सेम थे। अगर हम अलग ले लें तो क्या हो,
अलग ले लेंगे तो सेम रिलेशन देखो उसी टाइप से सिंपल कोलिजन थ्योरी का आप देखेंगे बिल्कुल फास्ट इस चीज को हम बताएंगे क्योंकि सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल सारी। हमने पहले लिखा था, आपको ध्यान होगा, अपनी कॉपी को साइड में आप लेके बैठ जाएं सभी स्टूडेंट्स और ये देखें कि हमने क्या क्या लिखा था व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर सेम। वहां पे हमने लिखा था A+A, बोलो यहाँ पे हमने क्या लिखा, साथ के साथ आप कोरिलेट भी करते चले जाएं अपने नोट्स के अंदर और यहाँ पे आप देखते चले जाएं और दोबारा से लिखें बायोमोलिकुलर रिएक्शन को। 2 पैरेलल पेज ले लेना अपने, एक के ऊपर आपने पहले लिख लिया होगा सेम मॉलिक्यूल के लिए, उसके बिल्कुल पैरेलली दूसरी साइड में ही आप ये सारी बातें लिखते रहें। कुछ चीजें कॉमन है तो आप वहां पे डैश डैश करते रहना। तो हमने क्या लिखा, A+B मींस दीज टू रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर हैविंग द मिनिमम एनर्जी दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी टू गिव राइज टू द प्रोडक्ट। और हमें प्रोडक्ट मिल गए। मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, जैसे साइड में ये डायग्राम, ये फ्लो मूविंग क्लिप आपको दिख रही है जिसमें डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हमने डिफरेंट ही ले रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। दीज आर द 2 डिफरेंट, एक एल्काइल हैलाइड है, दूसरे आपके बोलो कौन है, सेकंड आपका NaOH हमने ले रखा है जिसके अंदर से OH नेगेटिव आयन। इनके बीच में रिएक्शन हुई और मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको मिल गई, बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए थी, वो लेने के बाद इफेक्टिव कोलिजन हुए, दे क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, आपको दिख रहे हैं। उसके बाद फर्दर उसी टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स दैट टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और सेकंड क्या होगा कि उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और हर कोलिजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट ही होगी क्योंकि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय 2 multiplied by 2 क्यों लिखा, बिकॉज ईच कोलिजन इन्वॉल्व्स द 2 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय द फार्मूला ऑफ द कोलिजन नंबर। द फार्मूला ऑफ कोलिजन नंबर इज, जो भी हमने बताया था नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कोलिजन नंबर। आप ये छोटी सी करेक्शन कर लेना, ZAA लिखा, आप यहाँ पे ZAB लिख लेना, देखो। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द सफिशिएंट amount of energy to cause these effective collision, to cause the reaction, to convert the reactant into the products. So the rate of the reaction is given by dx by dt is further given by 2 multiplied by, so that is the relation for the collision number. और ये कब, जब हमारे पास जो रिएक्शन चल रही है बायोमोलिकुलर रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, दीज 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर A and B। इसलिए जो हमने पहले लिखा था D स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, DA प्लस में DB, DA प्लस में DB डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमने किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बोलो क्या है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमने DA प्लस DB मींस डायमीटर ऑफ A प्लस डायमीटर ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2, और उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर। एन स्क्वायर जो लिखा था उसकी जगह हमने क्या लिखा बोलो, बिकॉज नाउ वी हैव द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट इज द A, अदर वन इज द B, तो इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल, और V उसी टाइप से एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मल्टीप्लाइड बाय E रेज टू द पावर माइनस में E अपॉन RT। फर्दर उसी टाइप से हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टर्म्स जो इन्वॉल्व हुई है उनके बारे में बताएंगे। N क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। V क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच इज फर्दर गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT बाय पाई म्यू है, यहाँ पे ये ध्यान रखना म्यू है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास हियर दैट इज गिवन बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो वही हमने लिखा रिड्यूस मास की जगह, बोलो रिड्यूस मास किसके इक्वल होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल, m2 भी क्या है, दैट इज द मास ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखें, ये मास ऑफ आपके 1 मोल नहीं है, दैट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, देखो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो डिवाइडेड में था m1 प्लस m2, देखो ये आपका ऊपर आ गया यहाँ पे, सिंपल, हमने और ज्यादा चेंज इसमें नहीं किया। D क्या है उसी टाइप से, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 न्यूक्लियाई। की बार जो 2 आपके एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो आपके सेम साइज के हो भी सकते हैं, सेम साइज के ना भी हो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल आपका A है तो दूसरा मॉलिक्यूल बोलो कौन होगा, दूसरा आपका B है। इनका रेडियाई सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग के वो है कौन। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 न्यूक्लियाई दैट इज द D, और द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 मॉलिक्यूल, जैसे आपको बताया गया था, अगर सेम है तो उसको आप डायमीटर भी कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर गिवन बाय dx by dt, जैसे आपको पहले बताया गया था। ऊपर जो हमने रिलेशन देखो ये पहले ही लिख चुके हैं, देखो ये रिलेशन जो हमने ऊपर लिखा था, अब उसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो ऊपर हमने पुट कर भी दी। अब इसमें फर्दर क्या क्या चेंज हम लाते हैं, देखो
पूरा रिलेशन एज सच हमने लिखा जैसे ऊपर लिखा था, मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर माइनस में ई अपॉन आर टी। डिफरेंस सिर्फ एक ही किया, बोलो क्या चेंज किया हमने? ऊपर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखो जो V था उसकी वैल्यू ही हमने पुट की है, देखो दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद फर्दर चेंज हम क्या करेंगे बोलो इसके अंदर, जैसे हमने पिछले रिलेशन में भी किया था, बोलो क्या चेंज करें? हम चेंज करेंगे यहाँ पे बड़े सिंपल से, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दें आप, जैसे पहले किया था। जो 8 है यहाँ पे देखो, ये 8 को बाहर ले आए तो बाहर आके बोलो क्या बन जाएगा? दैट इज 2√2। √2 आपस में मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 में जो इतना सारा फैक्टर था देखो ये इतना, ये 4 के इक्वल आ गया। उसके बाद जो पाई है यहाँ पे देखो, दैट इज पाई जो बाहर है, इस पाई को अंदर ले आए, देखो ये पाई को अंदर ले आए, ये पाई स्क्वायर बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो नीचे पाई है, उस पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। तो अब क्या रिलेशन बच गया आप लिखते हैं आगे, तो बाहर क्या बचा? 4 d² AB लिख दिया हमने, NA NB स्क्वायर रूट ऑफ अंदर क्या रह गया? पाई 8 पाई KT, देखो वही है 8 पाई KT ब्रैकेट में M1 M2 M1 प्लस में M2 डिवाइड बाय M1 M2 multiplied by e raised to the power minus by e upon RT, that is the equation number 1. Similarly, the rate of reaction is further given by dx by dt and is also given by the rate law, that is K dash and the number of the molecules Na and Nb, that is the equation number 2. जैसे हमने पहले आपको बता दिया था, रेट लॉ की डेफिनेशन है ये कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उसको नंबर ऑफ मोल से हमने रिप्रेजेंट किया, Na Nb लिख दिया आपके यहाँ पे, दोनों डिफरेंट है। अगर हम कोरिलेट करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा? देखो Na Nb वहां पर भी है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी है, तो जो K डैश बच गया वो किसके इक्वल? जो रिमेनिंग फैक्टर है उसके इक्वल। तो मींस K डैश इज इक्वल टू जो Na Nb को छोड़ के इक्वेशन 1 में जो कुछ है सारा यहाँ पे लिख देंगे, 4d² AB स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई KT M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M1 M2 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन RT। इसी रिलेशन को देखो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखेंगे, ये है सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड। देखो नेक्स्ट पेज पे हम दोबारा से देखो सेम रिलेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? अब हम इसके अंदर एक स्लाइड चेंज करने वाले हैं। अगर यहाँ पे तो हमने लिखा है कि हमारे पास एक ही मोलिक्यूल हो तो क्या हो, अगर हमारे पास एक मोलिक्यूल ना हो कि एवोगैड्रोस नंबर जितने मोलिक्यूल हो, मींस 1 मोल मोलिक्यूल्स हो, तो K डैश दोनों साइड में आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, K डैश मल्टीप्लाइड बाय N इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय, देखो N से ही मल्टीप्लाई किया, फर्दर रिमेनिंग फैक्टर आपका सेम रहा, तो ये आपके बन गए सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। और N मल्टीप्लाइड बाय K जो है एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसे आप K से रिप्रेजेंट करेंगे। रिमेनिंग थिंग आपकी हमने एज सच लिख दी है, यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर आपका क्या लिख दिया हमने? बिल्कुल एज सच। लेकिन साथ ही साथ एक चेंज और भी किया हमने, देखो क्या किया यहाँ पे, ध्यान दें, हमने जो जितने भी मोलिक्यूल्स थे आपके, देखो जितने भी आपके मोलिक्यूल्स हैं यहाँ पे M1 हमने पहले बताया था, M1 क्या है? मास ऑफ द वन मोलिक्यूल। हमने क्या किया है? हमने एक काम किया बड़ा सिंपल सा, वो काम बोलो हमने क्या किया? देखो बड़ी सिंपल फैक्ट है यहाँ पे, वो क्या कि अगर हम यहाँ पे अगर इनको मोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आपके जो M1 कैपिटल M जो था वहां पे, देखो ये जो हमने लिखा है M जो लिखा है मास ऑफ द वन मोलिक्यूल, वो किसके इक्वल होता है? जल्दी बताएं, मास ऑफ वन मोलिक्यूल किसके इक्वल होता है? देखो आप ये जानते हैं कि जो अगर आपके पास n मोलिक्यूल्स होते, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, तो उसके मास को आप क्या कहते हैं? दैट इज कैपिटल M। एंड मास ऑफ वन मोलिक्यूल, देखो n मोलिक्यूल्स होते, n मोलिक्यूल्स मींस एवोगैड्रोस नंबर, तो उनका मास कितना होता? कैपिटल M इज मोलर मास। अगर हमारे पास एक मोलिक्यूल होता, इफ वी हैव ओनली द वन मोलिक्यूल, देन द मास ऑफ वन मोलिक्यूल विल बी कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल N। तो ये जितने भी थे देखो M1 M2, दैट इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास देखो रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, कि मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज ऑलवेज गिवन बाय कैपिटल M मोलर मास ऑफ दैट मोलिक्यूल, जो भी मोलिक्यूल उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल N। हमने हर जगह यही किया है। आप ऊपर रिलेशन में देखें, देखो जो M1 था उसकी जगह हमने क्या लिखा? M1 डिवाइडेड बाय N। M2 की जगह क्या लिखा? कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय N। कैपिटल M1 कैपिटल M2 क्या? मोलर मास ऑफ फर्स्ट मोलिक्यूल, मोलर मास ऑफ द सेकंड मोलिक्यूल। आप M1 M2 लिख दें, या आप यहाँ पे एक चीज और बता दें, आप जहां पे मैंने इधर लिख दिया DAB, तो आप ये अपने आपको यानी ये ना सोचें कि यहाँ पे मैंने इधर AB लिख दिया उधर 1 2 लिखा, आप 1 2 की जगह AB लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ स्पेसिंग के लिए ऐसा किया। M1 M2 का मतलब है MA MB,
क्लियर हो गया आपके? तो ये चीज आप अपनी कॉपी में करेक्ट कर लेना बेशक से, क्योंकि हमने उधर डायमीटर के केस में DAB लिखा है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M1 M2 से, का मतलब है M1 का मतलब MA है। देखो इस टाइप से स्मॉल m और इसके नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट A लिख देना MA, और ऐसे B के यहाँ पे MD लिख देना। क्लियर हो गया? ऐसे तो ये आपको रिलेट हर जगह कर लेंगे। सिमिलरली नीचे जो था डिवाइडेड में M1 M2, इसकी जगह भी देखो हमने क्या लिखा, कैपिटल M1 डिवाइड बाय n। M2 की जगह क्या लिखा, M2 की जगह देखो M2 आएगा यहाँ पे, M2 डिवाइडेड बाय बोलो क्या n। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद देखो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये पहली स्टेप आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में n मल्टीप्लाइड बाय k डैश की जगह तो देखो नया रेट कांस्टेंट आ गया। ऊपर क्या होगा देखो, यहाँ पे तो क्या है, देखो नीचे M1 डिवाइड बाय n, देखो नीचे वाली देखो इतने फैक्टर के अंदर n और n दो बार है तो n स्क्वायर बन गया देखो, और ये डिवाइडेड में था तो ऊपर जाके देखो n स्क्वायर हो गया। वहां पे M1 डिवाइड बाय n प्लस में M2 डिवाइड बाय n था, तो 1 बाई n देखो आपका क्या निकल गया कॉमन, तो वो देखो नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या करें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखो एक n से एक n देखो आपका कैंसिल हो गया, देखो ये n से n, तो रिमेनिंग रिलेशन आपके पास बच गया। मल्टीप्लाइड बाय बोलो आगे क्या लिखेंगे, वही टर्म e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन RT। देखो ये जो कॉमन चीजें आपको मैंने बताई हैं, मोल कॉन्सेप्ट की बातें, आप इनको बिल्कुल भी ना भूलें, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये n से n मैंने कैंसिल कर दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड आपका आ गया, तो ये n से n आप कैंसिल कर लेंगे, मैंने कर दिया ऊपर कैंसिल। तो अब कंपेयर करेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 को, देखो जो ऊपर वाली ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 उसको कंपेयर करें, देखो इस स्टेप से अरेनीस इक्वेशन के साथ, जैसे पीछे भी हमने कंपेयर किया था। तो k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस में e अपॉन RT, तो e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन RT, तो देखो दोनों में कॉमन है यहाँ पे, तो ये रहा। तो जो रिमेनिंग फैक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, वो a के इक्वल है। तो ये जो इतना फैक्टर है, देखो ये इतना फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल टर्म है। अगर आप सिंपल कोलिजन थ्योरी को कंपेयर करते हैं रेनियस इक्वेशन के साथ, तो कैपिटल A इज गिवन बाय 4d स्क्वायर AB, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा 8 पाई KT, M1 प्लस में M2 डिवाइड बाय M1 प्लस में M1 M2 सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड। तो ये हमने कंपेयर कर दिया कैपिटल A प्री एक्सपोनेंशियल टर्म को, ये आपका रिलेशन आ गया। इसके बाद इसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो किसके अंदर, k की वैल्यू, देखो k की जगह आप क्या लिख सकते हैं, r बाई एन, देखो ये r बाय एन। देखो अब ध्यान रखें, r बाय एन हमने लिख दिया यहाँ पे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे एक चीज आपकी, एक सेकेंड रुके। हाँ नेक्स्ट में हमने क्या किया यहाँ पे, कि जो हमारा रिलेशन हमने लिख दिया, ये ध्यान रखें यहाँ पे मोलिक्यूल नहीं है, ये मोल वाली इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मोल वाली इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 देखो वाला जो केस था, देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मोल वाला फॉर्मूला आपका आ गया। या ये थर्ड वाली भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो ये, तो ये वाली इक्वेशन हमने फिर लिख दी है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इसके साथ कंपैरिजन किया है। पहले हमने कंपैरिजन किया इसका, बोलो किसके साथ, इक्वेशन नंबर 3 के साथ। फर्दर अब हमने कंपैरिजन किया इसी का, जो आपकी अरेनियस इक्वेशन है, एक इसके इक्वल हो गया अगर हम कंपेयर करें, देखो इस पर्टिकुलर इसके साथ जो हमारा के था इसके साथ, तो एन भी है इसके अंदर, कैपिटल एन भी आएगा फिर, तो इसके अंदर कैपिटल एन भी लिखे आप इसमें, देखो ये कैपिटल एन लिखे आप यहाँ पे, देखो कैपिटल एन, तो कैपिटल एन 4d स्क्वायर ए बी स्क्वायर रूट ऑफ पाई 8 पाई, के की जगह आपने क्या लिख दिया बोलो, r बाई एन, ये भी ठीक है। t m1 प्लस में m2 n स्क्वायर ऊपर ठीक है। चलो नीचे आपका क्या आ जाएगा बोलो, r बाई एन लिखा था, n भी ठीक है, m1 m2 अब बिल्कुल ठीक हो गया। ये सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है, देखो यहाँ पे। अब कैंसिल करें कॉमन चीजों को, देखो नीचे भी n और n है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बोलो क्या बच गया नेक्स्ट रिलेशन, तो a इज इक्वल टू, देखो दोबारा से कैपिटल एन जरूर लगाएं, देखो यहाँ पे कैपिटल एन लगाएंगे, कैपिटल एन 4d स्क्वायर ए बी अंदर 8 पाई RT, ये भी ठीक है। कैपिटल M1 प्लस में कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 M2, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब पर मोल लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये आएगा इन द फॉर्म ऑफ पर मोल की फॉर्म में आप इसको लिख देंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये कॉमन बातें हैं कुछ एक जो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पर मोलिक्यूल की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये पर मोल की फॉर्म में भी आप जैसे चाहे डिफरेंट रिलेशंस आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो इस टाइप से आपने कंपैरिजन भी किया, आपकी जो सिंपल कोलिजन थ्योरी पहले आपने देखी, बाय मोलिकुलर रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन बिटवीन द सेम आपके मोलिक्यूल्स, और अब हमने रिलेशन निकाले व्हेन द बाय मोलिकुलर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स।
अब हम देखेंगे लिमिटेशन, कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन जैसे हमने पहले बताया था, इट इज होल्ड्स गुड ओनली फॉर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सेकंड, कि दिस थ्योरी इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द हायर रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच आर समटाइम्स ऑब्जर्व्ड, जो कुछ टाइम हमें हायर रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाते हैं, उनको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ये जो थ्योरी है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या की गई, किसके अंदर, जो कोलिजन थ्योरी के द्वारा हमारी जो इक्वेशन बनी थी, एज इट इज होल्ड गुड्स ओनली फॉर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो एंड इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया, फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये पाया गया, उससे ज्यादा मिली। और ये ऐसा क्यों मिला, बिकॉज इट इज फाउंड दैट कि ऑल द कोलिजन्स आर नॉट द इफेक्टिव कोलिजन्स, जितनी कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती। जैसे आपकी सिंपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस है आपकी कोलिजन थ्योरी, उसमें तो हमने पढ़ा ही था कि कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, साथ के साथ दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, मींस ऑल द कोलिजन्स आर नॉट द इफेक्टिव। फर्दर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोलिजन हो रहे हैं वो भी सारे इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के पास आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी ना भी हो, तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है प्लस प्रॉपर ओरिएंटेशन है, वही तो आपके इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। इसलिए जितने टोटल कोलिजन्स हो रहे हैं, जो एक्चुअल नंबर ऑफ कोलिजन्स है और जो इफेक्टिव कोलिजन है, तो इफेक्टिव कोलिजन हमेशा ही कम रहते हैं एज कंपेयर टू द टोटल कोलिजन, बिकॉज ऑल द कोलिजन कैन नेवर बी द इफेक्टिव कोलिजन्स। So to account this, an additional factor is added that is called as the probability factor, or the you can say the steric factor is inserted in the expression of the rate constant। जो हमने इक्वेशन लिखी थी, तो हम क्या लिख देंगे, k is equal to p, that is the probability factor, z क्या है बोलो यहाँ पे, that is the collision number multiplied by e raised to the power minus में e upon rt। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा कोलिजन थ्योरी का, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, उसके अंदर हमने पी फैक्टर और ऐड कर दिया। सो पी जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ द कोलिजन। पी जेड क्या होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, दैट इज देयर मस्ट बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कॉज द इफेक्टिव कोलिजन, एंड द वैल्यू ऑफ P वेरीज फ्रॉम 1 to 10 रेज टू द पावर माइनस में 9। जो P की वैल्यू वेरी करती है वो 1 से लेके 10 की पावर माइनस 9 के बीच वेरी करती है, लेकिन अगर P की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, द रिएक्शन विल ओबे द कोलिजन थ्योरी, क्योंकि P की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो K किसके इक्वल हो जाएगा, K इज इक्वल टू Z e रेज टू द पावर माइनस में E अपॉन RT। देखो P अगर हट जाए, P की वैल्यू 1, तो वो सिंपल कोलिजन थ्योरी के फॉलो कर जाएगा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। वो क्या, इस एक्सप्लेनेशन की जो हमने ऊपर बताया, वो ये कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर अभी हमने बताया कि P की वैल्यू वेरी करती है 1 to 10 रेज टू पावर माइनस 9 के बीच में, लेकिन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेसिस के ऊपर ये हमारी थ्योरी बेस है, कि on the basis of the kinetic theory it is possible to account the probability factor as low as 10 की पावर माइनस 3 to 10 raised to the power minus 4। सिर्फ probability factor सिर्फ यहीं तक 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 4 तक ही हम अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया ऊपर के जो वैल्यू है P की वो 1 से लेके 10 की पावर माइनस 9 के बीच में होती है। तो ये लिमिटेशन रही, क्योंकि कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर इस रेंज में ही अकाउंट करती है, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 4 के बीच में, इससे नीचे नहीं। जैसे 10 की पावर माइनस 9 तक जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया गया, उससे नीचे नहीं। हेंस टू अकाउंट फॉर दिस लिमिटेशन एक नई थ्योरी प्रपोज की गई, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिंड्समान हाइपोथेसिस को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने ये बताया कि जो कोलिजन थ्योरी है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बाइमोलिकुलर कोलिजन, नॉट द मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जो सिंपल कोलिजन थ्योरी के ऊपर अगर हम लिंड्समान हाइपोथेसिस लगा दें, तो लिंडमान हाइपोथेसिस को अप्लाई किया गया फॉर द मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट द simple collision theory which is applied for the bimolecular reactions, and these bimolecular reactions containing the same type of molecules, जैसे A और A के बीच collision हमने देखा, और in between the different molecules means A और B के बीच भी आपने collision देखा। So that is all about the simple collision theory about the bimolecular reaction. Thank you.